Hello learners, welcome to the world of Funfolio, your favorite digital learning platform. I am Samita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today the new topic which is called as the theory of equations. So let's just start with it. Theory of equations में सबसे पहले बात करेंगे हम polynomials की. What is the meaning of a polynomial? So if n is a non-negative integer, अगर n हमारे पास एक non-negative integer है and a0, a1, a2, so goes on ai, an, they are the real or the complex numbers. अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है देन फॉर ए नॉट नॉन जीरो हम क्या बोलते हैं fx which is equal to a0 x की पावर n plus an and so goes on. This is nothing but called as a polynomial. इसे हम क्या बोल देते हैं polynomial which is in the formation of f of x. अब f of x की जगह पर हम इसे p of x की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं. सो इसे हम क्या बोल देते हैं देख लीजिए polynomial, जहां पर जो a0 a1 a2 है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं विद अ कंडीशन दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कैन नॉट बी जीरो. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n जो है वो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता है. फर्दर हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल विच इज ऑफ द डिग्री n, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारे पास क्या चल रही है n चल रही है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज fx इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो गोज ऑन अप टिल an. दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल है इन x जिसकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या चल रही है n चल रही है. सो फर्दर बात करते हैं नोट की. यहाँ पर a0 a1 a2 an जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जैसे कि आप देख सकते हो दीज आर ऑल द कोफिशिएंट्स. अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. a0 जो a0 है उसे हम बोलते हैं बच्चे लीडिंग कोफिशिएंट. ध्यान से सुन लीजिए, a0 को हम यहाँ बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. जो हमारे पास यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री जो है हाईएस्ट उसके साथ बैठा है उसे हम क्या बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. सो a0 ओवर हियर इज नथिंग बट कॉल्ड एज द लीडिंग कोफिशिएंट एंड an द लास्ट टर्म इज नथिंग बट कॉल्ड एज द कांस्टेंट टर्म. इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. इसे इंडिपेंडेंट ऑफ x भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास x नहीं है. अभी ध्यान से देख लीजिए, इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कांस्टेंट टर्म. सो दो चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज यहाँ पर कि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ a0 है और an हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि यही हमारे पास बेस जनरेट करेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लिए. जितने भी हम कॉन्सेप्ट करते हैं वो हम इसी पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड करते हैं, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को धीरे धीरे पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे और वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो जाएगा. सो देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हमारी इंट्रोडक्टरी जो हमारे पास टॉपिक है विच इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल, तो ये है वो हमारा कॉन्सेप्ट. फर्दर देखते हैं आगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फंक्शन है fx विच इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x प्लस ऑफ 4, मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट ओवर हियर. सो ऑब्वियसली मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, मैं l कोफिशिएंट लिख रही हूँ, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये मेरे पास a0 फॉर्मेशन में गिवन है a0x क्यूब. ठीक है, अगला मेरे पास क्या होगा, a1x स्क्वायर होगा प्लस a2x, एक पावर कम होती है हमारे पास, x धीरे 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 हमारे पास डिक्रीज करता है, n n-1 n-2 एंड सो गोज ऑन, प्लस ऑफ a3 हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा ये. सो देखिए अगर मैं a0 देखूं तो वो मेरे पास यहाँ पे 4 है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 4 है. a1 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 0 है क्योंकि x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है. a2 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास माइनस ऑफ 7 है और a3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 है. तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से अगर कोफिशिएंट्स निकालने के लिए बोला जाए तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ बाय कंपैरिजन विद दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल which is fx which is equal to a0x की पावर n plus a1x की पावर n minus 1 and so goes on. So this is all about the polynomial. I hope आपको समझ आ गया हो. Let's just move on further. बात करते हैं other form of polynomial की. जैसे हमने ये एक फॉर्म पढ़ी वैसे एक और फॉर्म होती है. So ध्यान से देख लीजिए, if n is a non-negative integer और ये हमारे पास कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं then p of x, जैसे मैंने बोला f of x भी लिख सकते हैं, p of x भी लिख सकते हैं. बस यहाँ पर अब क्या हुआ, थोड़े से जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं. शिफ्ट किस तरीके से हुए हैं ध्यान से देखिएगा. px को हम लिख रहे हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ar xr प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an x रेज़ टू द पावर n वेयर an इज नॉन जीरो. इसे भी हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. वहां पर हमारे पास a0 x की पावर n
प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो गोज ऑन। एट द एंड an हमारे पास एज अ कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट करती थी, बट यहाँ पर हमारे पास क्या चीज हो गई है, a0 फर्स्ट टर्म बन चुकी है हमारे पास जो कांस्टेंट है, a1x a2x स्क्वायर सो गोज ऑन, और an x रेज टू द पावर n के पास जाके हमारे पास बैठ चुका है। सो इस फॉर्मेशन को भी हम अदर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम इसका भी यूज कर सकते हैं, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों का हम यूज कर सकते हैं, पर दोनों में देख लीजिए फर्क हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x विच इज ऑफ द डिग्री n। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर a0 हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वहां पे जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो कुछ और था, कांस्टेंट टर्म कुछ और थी। यहाँ पर a0 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और an जो है वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है। an इज कॉल्ड एज नथिंग बट द लीडिंग कोफिशिएंट। तो देख लीजिए दोनों में फर्क इस तरीके का है, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अदर फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो एज पर द गिवन कंडीशन जो भी हमारे पास होगा। सो देख लीजिए दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फर्दर आगे बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स की। इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम क्या कहते हैं, लेट अस सपोज अगर px मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, qx मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, देन टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज px इज इक्वल टू qx हमारे पास कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ अगर हर एक a के कोफिशिएंट जो है वो b के कोफिशिएंट के इक्वल हो। a के जो है वो किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो, फॉर k की वैल्यूज लाइंग फ्रॉम 0 टू n, 0 टू n जो है वो वैल्यूज लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, a0 जो है b0 के इक्वल होना चाहिए, a1 जो है b1 के इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं अदर फॉर्म वाली जो पॉलिनोमियल है उसका यूज कर रही हूँ, a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो गोज ऑन। ठीक है, यहाँ पर देखिए a2 b2 के इक्वल होना चाहिए, ar br के इक्वल होना चाहिए, an-1 bn-1, हर एक कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। जब हर एक कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो उसका मतलब होगा कि पॉलिनोमियल्स आपस में क्या है, इक्वल है। सो देखिए ये बेस बना रही हूँ बच्चे मैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लिए, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। सो देखिए दिस इज द इक्वालिटी ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स मूव ऑन फर्दर, बात करते हैं कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल की, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग कांस्टेंट टर्म ओनली और इंडिपेंडेंट ऑफ x इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म हो या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ px इज इक्वल टू 3, हम fx भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ px इज इक्वल टू 3 तो मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ पर जो x है उसका कोफिशिएंट मेरे पास 3 है, मतलब x की जो डिग्री है वो 0 है, उसका कोफिशिएंट मेरे पास 3 है। तो ऐसे सच पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। दिस इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी डिग्री जो है वो मेरे पास कितनी चल रही है, 0। अच्छा जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम कहते हैं अ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ जीरो पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कब कहते हैं, जब हमारे पास क्या चीज हो, वो fx इज इक्वल टू 0, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 0 चल रही हो, उसकी वैल्यू क्या चल रही हो, 0। तो ऐसे सच पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा अब जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या फर्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये फर्क है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो x होता है उसकी डिग्री हमेशा 0 रहती है, बट कांस्टेंट के केस में ऐसा नहीं है। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी जीरो के केस में ऐसा नहीं है। क्यों, अब वो ध्यान से सुनिए। लेट अस सपोज मैं जीरो के बारे में बात कर रही हूँ, तो जीरो के साथ अगर x आ जाए तो x की पावर 0 भी हो सकती है, x की पावर 1 भी हो सकती है, x की पावर 2 भी हो सकती है, x की पावर 3 भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारे पास डिफरेंस आ गया। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द जीरो पॉलिनोमियल एंड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि हमारे पास क्या है, नोट fx इज इक्वल टू 0 इज नॉट कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, क्योंकि डिग्री ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज अनडिफाइंड। अगर मैं fx की डिग्री के बारे में बात कर रही हूं तो वो मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड है। अगर मैं fx इज इक्वल टू 0 की डिग्री के बारे में बात करूं तो वो मेरे पास अनडिफाइंड रहेगी। अनडिफाइंड किस तरीके से रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि 0 है, उसमें x की जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है उसका मतलब वो अनडिफाइंड रहती है, बट यहाँ पर जो इसकी पावर है वो हमेशा 0 रहती है। सो देख लीजिए दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द जीरो पॉलिनोमियल। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं मोनिक पॉलिनोमियल की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनिक पॉलिनोमियल? सो मोनिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद द लीडिंग कोफिशिएंट 1, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो उसे बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। अगर है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट इज 1,
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मोनिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास होता है उसकी जो डिग्री है वो हमेशा 0 रहती है। ये हम ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिग्री है हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल की, वो हमारे पास कुछ भी हो सकती है, बट उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। तो ये नोट जो था वो हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है। सो आई होप आपको मोनिक पॉलिनोमियल जो है वो समझ आ गया हो कि मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसका भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 रहेगा वो मोनिक पॉलिनोमियल होगा। सो फर्दर बात करते हैं एक्सप्रेसिंग अ पॉलिनोमियल इन मोनिक पॉलिनोमियल। अगर मैं एक पॉलिनोमियल को मोनिक पॉलिनोमियल बनाना चाहती हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। सो देखिए किस तरीके से बनाते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास px था a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो गोज ऑन। अब मैं अगर इसे मोनिक बनाना चाहती हूं तो मुझे यहां से a0 हटाना पड़ेगा। तो a0 हटाने के लिए मैंने a0 को कॉमन ले लिया। जब मैंने a0 कॉमन लिया तो a0 हर तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब a1 के नीचे a0, a2 के नीचे a0 एंड सो गोज ऑन, an के नीचे a0। फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं कि a0 हमेशा नॉन जीरो होगा, वो हमें कंडीशन पता है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं नाम दे देती हूँ p0x। अब मैं ध्यान से देखूं तो ये मोनिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की पावर n है उसका हाईएस्ट जो कोफिशिएंट है, मतलब x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, 1 है। तो x की पावर n का कोफिशिएंट 1 का मतलब क्या हो गया कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो a0 जो है वो बाहर निकल चुका था, मतलब वो बाहर आ गया था। और जब भी हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए तो ऐसे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। सो देख लीजिए मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मेरे a0 इज द लीडिंग कोफिशिएंट जो मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, और p0x मेरे पास क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल। सो मैंने किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर दिया इन द टर्म ऑफ द मोनिक पॉलिनोमियल, बिकॉज दिस इज माई मोनिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज माई लीडिंग कोफिशिएंट। ये मेरा लीडिंग कोफिशिएंट है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को इस तरीके से चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की। अभी तक हम बोल रहे थे पॉलिनोमियल, अब बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है इक्वालिटी आ जाना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर n हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, a0, a1, a2, दे आर द रियल और द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर दिस एंड दिस, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, p of x is equal to a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो गोज ऑन। इस सारी टर्म को हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। तो इसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द डिग्री n। पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती है, जब इक्वालिटी आ जाती है, इक्वालिटी इक्वल्स टू 0 आ गई। सो ये क्या बन गई मेरे पास, पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन बन गई। इज इक्वल टू 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन हो गई तो इक्वालिटी आ गई। सो देखिए ये हमारे पास बन चुकी है पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग द डिग्री एज n। हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारे पास कितनी चल रही है, n, विद द लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या है, a0। फर्दर देखते हैं आगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? सो हम कहते हैं अ रियल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा। कोई भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, जब उसे पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया जाए और उसका आंसर जो है वो 0 आ जाए। पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया जाए, उसका आंसर 0 आ जाए। जैसे कि हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालो, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उसके रूट्स निकालो। तो हम जीरोस बोले या रूट्स बोले, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। किसी भी नंबर को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए, तो उसका मतलब होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो लेट अस सपोज, नोट बोल देते हैं, इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देन इट आल्सो मींस इट इज अ रूट ऑफ px इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फर्दर फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 को इसके अंदर पुट करूं, सो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 6, सो दिस विल बी 4 माइनस 10 प्लस 6। देखिए आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0। सिमिलरली इसके अंदर मैं 3 पुट करके देखूं, सो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस ऑफ 6, दिस इज 9 माइनस 15 प्लस ऑफ 6। सो कैंसिल करेंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द जीरोस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रूट्स। सो 2 और 3 यहाँ जीरोस भी हैं और रूट्स भी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम
की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम, हम बहुत बार डिस्कशन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। सो उसमें हमारे पास क्या होता है, लेट एफ एक्स हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 2 एंड a जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर रहा है जो कोफिशिएंट्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल qx ऑफ द डिग्री n-1 सच दैट fx जो है वो किसके इक्वल होगा, x - a qx प्लस ऑफ f of a। अगर हम इसे जनरल रिप्रेजेंटेशन दें तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। यही बोला करते हैं हम कि जो डिविडेंड है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर के इक्वल होगा। सो ये जो फॉर्मेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज कॉल्ड एज द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जहां से हमें रिमाइंडर जो है वो पता चल सकता है अगर किसी फंक्शन fx को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस a से, जिसका कोशेंट qx की फॉर्मेशन में निकल कर आ रहा है, और रिमाइंडर जो है वो f ऑफ a की फॉर्मेशन में निकल कर आ रहा है। रिमाइंडर इज f ऑफ a ओवर हियर। दिस इज कॉल्ड एज द रिमाइंडर थ्योरम इन विच द qx पॉलिनोमियल ओवर हियर इज ऑफ द डिग्री n-1। ठीक है, सो देख लीजिए, दिस इज माय रिमाइंडर थ्योरम। आगे देखते हैं फर्दर। फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री n ग्रेटर देन 0, a जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, देन x माइनस a इज कॉल्ड एज द फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो उसके टेबल पे आ रहा है या वो उसको डिवाइड कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर होना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ x माइनस a इज कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x एज देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल q ऑफ x सच दैट fx जो है वो किसके इक्वल हो जाए, x माइनस a qx के इक्वल हो जाए। अब देखिए ये फैक्टर जो है वो यहाँ से निकल कर आया, किस तरीके से, अगर कोई नंबर जो है वो किसी फंक्शन का फैक्टर होगा, इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। क्योंकि अगर मैं 2 4 के बारे में बात कर रही हूँ, 2 4 के बारे में बात करूं, तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं, सो 2 2 4, मतलब रिमाइंडर जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 0। सो अगर किसी टर्म को किसी दूसरी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर दैट इज f ऑफ a जो है वो मेरे पास 0 के इक्वल आ जाए तो उसको फैक्टर ही बोलेंगे। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि x माइनस a इज कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ द फंक्शन fx व्हेन द रिमाइंडर इज 0 दैट इज f ऑफ a इज इक्वल टू 0, कि f ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। सो ऐसे नंबर जो होगा x माइनस a जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर। सो बहुत बार हमें फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता है। सो देख लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टर कि ये हमारे पास फैक्टर होता है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं नोट की। If x minus a is a factor of f of x, then f of a is equal to 0। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। So let us suppose I am erasing it ताकि आपको नोट करने में क्लैरिटी रहे। ठीक है, ओके। सो नोट देख लीजिए, अगर x माइनस a इसका फैक्टर होगा सो f of a जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कहता है रिमाइंडर निकाल कर बताइए अगर x माइनस 2 जो है वो इसको डिवाइड करता है तो। अभी अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम की थी। ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया था, रिमाइंडर थ्योरम की थी। सो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या चीज पढ़ी, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा कि जो fx है जिसकी जगह पे हम px भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो इक्वल होता है x माइनस ऑफ a q ऑफ x प्लस ऑफ f ऑफ a के, जहां पे f ऑफ a हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द रिमाइंडर। यस और नो, दिस इज कॉल्ड एज द रिमाइंडर। सो ये खुद से क्या कहता है, कहते हैं रिमाइंडर निकाल कर बताइए जो px हमारे पास ये गिवन है विच इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो x माइनस 2, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या चीज है, x क्यूब फंक्शन जो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू x माइनस a की जगह पे हमारे पास क्या चीज है, x माइनस 2 है, कोई qx फंक्शन आएगा प्लस ऑफ f ऑफ a मुझे निकालना है, f ऑफ a की जगह पे बाय कंपैरिजन मुझे क्या चीज लेनी है, 2। सो मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। इसका मतलब मुझे सिर्फ f ऑफ 2 निकालना है। मुझे सिर्फ f ऑफ 2 निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं कैसे निकाल दूंगी, मैं फंक्शन के अंदर 2 पुट कर दूंगी। सो वहां से मेरा रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। सो देखिए जल्दी से देखिए, फंक्शन में 2 पुट करते हैं। जब फंक्शन में 2 पुट करेंगे सो ये बनेगा 2 का क्यूब माइनस 4 ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 इंटू 2 प्लस ऑफ 1। सो ये बन जाएगा मेरे पास 8 माइनस ऑफ 4 इंटू 4 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 1। सो ये बन जाएगा 8 माइनस 16 प्लस 16 प्लस ऑफ 1, 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 1 दैट इज 9। सो इसका मतलब क्या है, जब आप इस फंक्शन को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे सो वहां से रिमाइंडर मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट
9, सो f ऑफ 2 मेरे पास 9 आ चुका है। सो हेंस एट द एंड मुझे क्या पता चल गया कि इसे डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास क्वोशंट है, आई डोंट नो, मुझे क्वोशंट निकालने के लिए नहीं बोला गया था, मुझे सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए बोला गया था। सो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं x-2 इंटू द क्वोशंट प्लस f ऑफ 2 रिमाइंडर की जगह पे मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 9। सो दिस इज माई आंसर। सो देखिए विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम मैं इस तरीके से रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये मैंने किस तरीके से किया है। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। बात करते हैं फैक्टर फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल की। फैक्टर फॉर्म हमारे पास क्या होगी? अगर फैक्टर्स गिवन हो और मुझे पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाए तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी? सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर fx हमारे पास है a0x की पावर n, हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, डिग्री जो है इसकी n है, देन देयर एग्जिस्ट n रूट्स ऑफ द जीरोस। इसके ऑब्वियसली n रूट्स हमारे पास होंगे ही होंगे, और अगर इसके n रूट्स हैं तो लेट अस सपोज मैंने लेट कर लिया कि उसके रूट्स है α1 α2 अप टिल सो गोज ऑन αn बी द n रूट्स। तो उसकी फैक्टर फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देख लीजिएगा। fx को हम लिख सकते हैं a0 x minus α1 x minus α2 x minus αn। दिस इज कॉल्ड एज द फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म इसे बोलते हैं हम। अगर मेरे पास α1 α2 αn जो है वो इसके रूट्स हैं, वो इसके फैक्टर्स हैं, तो मैं उसे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, जहां पे a नॉट ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट होगा, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द फैक्टर फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स गिवन हो, मुझे अगर ऐसे इसकी इक्वेशन निकालने को बोला हो तो मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर मेरे पास एक मोनिक पॉलिनोमियल है, मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना। मतलब अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं तो a0 की वैल्यू वहां पे 1 होगी, जिसकी डिग्री कहता है 3 है। अच्छा, डिग्री 3 होगी, इसका मतलब यहाँ पे कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, क्योंकि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक है तो वहां उसके कितने रूट्स होंगे, 2। क्यूबिक, उसके कितने रूट्स होंगे, 3। बाय क्वाड्रेटिक, उसके कितने रूट्स होंगे, 4। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मोनिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 की, उसका मतलब उसके 3 रूट्स होंगे। लेट अस सपोज उसके रूट्स है 2 3 6, 2 3 6 खुद गिवन है, n की वैल्यू 3 है, मतलब डिग्री मुझे पता है कि 3 है। Thus, let the monic polynomial be px। अगर monic polynomial मेरे पास px है तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, लीडिंग कोफिशिएंट मुझे पता चल चुका है। px को हम कैसे लिख सकते हैं, x minus α1 x minus α2 x minus α3। यहाँ पे a0 की वैल्यू मैं 1 पुट कर चुकी हूँ, यहाँ पे 1 आ चुका है। α1 α2 α3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये मेरे पास बन गया। इसे सॉर्ट आउट कर दीजिए एंड दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन। सो ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। सो देखिए, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है एट द एंड, कि विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर फॉर्म मैं एक इक्वेशन जो है वो जनरेट कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट मुझे पता हो और मुझे α1 α2 αn फैक्टर्स पता हो तो मैं इस तरीके से इक्वेशन जो है वो जनरेट कर सकती हूँ। आपको इसको आगे सॉल्व भी करना है, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स की। हम रिलेशन जो है रूट्स और कोफिशिएंट्स का डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास किस तरीके से होगा। सो ध्यान से देखिए, कंसीडर द पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, दिस इज माय पॉलिनोमियल फंक्शन, लेट कर लीजिए α1 α2 दे आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है मेरे पास। देन वी कैन राइट px इज इक्वल टू, तो हम जो px है उसे और किस तरीके से लिख सकते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ये पहली इक्वेशन थी, अब इसी इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेशन में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे फैक्टर फॉर्म से अभी पता है कि अगर मुझे रूट्स पता हो तो मैं उसका फैक्टर फॉर्म कैसे लिख सकती हूँ, a0 x minus α1 x minus α2 x minus α3 so goes on x minus α1 αn। तो मैंने ये दो इक्वेशंस लिख दी। लेट अस सपोज अगर मेरे पास ये px इक्वेशन ये थी, मेरे पास px इक्वेशन ये थी, तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ। ठीक है, जब मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करूंगी बच्चे, तो मुझे वहां पे कुछ टर्म्स मिलेंगी। वो टर्म्स मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सम ऑफ द रूट्स मतलब जब आप इसे खोलोगे तो वहां पर आपके पास जो रूट्स हैं, तीन के बारे में बात करूं या फिर मैं n के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे n डिग्री के ऊपर काम कर रही हूँ, तो जो उन रूट्स का सम मिलेगा आपको, जिसे मैंने यहाँ पे लेट अस सपोज p1 माना है, वो किसके इक्वल आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा -a1/a0 फॉर्मेशन में।
ध्यान से सुन लीजिए, मैं यहाँ पे आपको किस तरीके से बता रही हूँ कि जब भी हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आएगा, सम ऑफ द रूट्स के बारे में हम बात करेंगे तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो गोज ऑन अल्फा n के इक्वल हो जाएगा। और उस सम ऑफ रूट्स को हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, माइनस ऑफ a1 बाय a0 की फॉर्मेशन में बना सकते हैं। मतलब जब भी आपको सम ऑफ रूट्स निकालना हो तो उसका मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ a1 बाय a0 विच रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द रूट्स। रूट्स का अगर आपको सम करना है सो इट रिप्रेजेंट्स, वो क्या चीज रिप्रेजेंटेशन देगा, माइनस ऑफ a1 बाय a0। सो लेट अस सपोज मैं इसे पॉजिटिव में लेके चल रही हूँ क्योंकि मैं साइन वहां पे दे चुकी हूँ। जब भी मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सो गोज ऑन अल्फा n, उसकी वैल्यू होती है माइनस a1 बाय a0। फर्दर हम देखें कि हमें निकालना है अगर p2 का मतलब होगा द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड देयर सम एज वेल, दो का प्रोडक्ट करके उसका सम करना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये भी निकल कर आएगा, ये भी निकल कर आएगा, तो उसकी वैल्यू होती है a2 बाय a0। मतलब a2 और a0 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, वहां पे आपका क्या निकल कर आ जाएगा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस इन अ साइमल्टेनियस वे। फर्दर अगर मैं p3 के बारे में बात करूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री टर्म्स। प्रोडक्ट जो है वो किसका हो जाएगा, थ्री टर्म्स का, तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ a3 बाय a0, माइनस ऑफ a3 बाय a0 एंड सो गोज ऑन करते करते हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, जो pn है उसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी माइनस ऑफ a की पावर n, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो गोज ऑन अल्फा n, जिसे हम माइनस 1 की पावर n an बाय a0 कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। सो देखिए, दीज आर माई सम ऑफ द रूट्स, दीज आर माई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब टू का जो प्रोडक्ट हम करते हैं, और ये मेरे पास है रूट्स। रूट्स से मैं इनका जो रिलेशन है वो कोफिशिएंट के साथ निकाल रही हूँ कि अगर मेरे पास ये रूट्स हैं तो आप ये कोफिशिएंट जो है वो लिख सकते हो, अगर मेरे पास ये रूट्स हैं तो मैं उसका जो कोफिशिएंट है वो कुछ इस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकती हूँ। सो देखिए, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि सम ऑफ रूट्स निकालना है a प्लस बी प्लस सी। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ से आपको क्यूबिक का निकाल कर बताती हूँ कि अगर लेट अस सपोज क्यूबिक का भी नहीं, हम क्वाड्रेटिक से शुरू कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक से निकालूं तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होगा उसके दो रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ a1 बाय a0, माइनस ऑफ a1 बाय a0 लीडिंग कोफिशिएंट है, a1 उसका अगला है। सो यहाँ पर मेरे पास जो a0 है वो a है और मेरे पास यहाँ पे जो a1 है वो b है, तो मैं उसको क्या लिखूंगी, माइनस ऑफ b बाय a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप इन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड दैट ऑफ द रूट। सिमिलरली अगर मेरे पास अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए मैं यहाँ पे दो का प्रोडक्ट कर रही हूँ, सो वो मेरे पास हो जाएगा a2 बाय a0, a2, सो दिस इज माय a2, दिस इज माय a2, सो a2 बाय a0 मतलब c बाय a। सो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया c बाय a। लेट अस सपोज मैं क्यूबिक के लिए कर दूं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d विच इज इक्वल टू 0। फर्दर इसके तीन इक्वेशंस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके तीन रूट्स होंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्दर वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो हो जाएगा माइनस a1 बाय a0, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज a2 बाय a0, मतलब दिस इज नथिंग बट c बाय a। फर्दर मैं थर्ड का निकाल सकती हूँ, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा बीटा, ठीक है, हमारे पास ये चीज क्या हो जाएगी, देखिए अल्फा बीटा गामा हमने कर दिया, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा गामा अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये तो एक ही चीज बन जाएगी, देखिए हमारे पास, तो मैं इसे इरेज करती हूँ, मैं सीधा लिख देती हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री, क्योंकि हमारे पास अलग अलग थोड़ी है, तीन ही तो है सिर्फ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा बीटा गामा, क्योंकि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या थी, जब तीन को हम आपस में ऐड करते थे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस a3 बाय a0, माइनस a3 बाय a0। सो माइनस a3 हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ a3, दिस इज आर a0, दिस इज आर a1, दिस इज आर a2, दिस इज आर a3। सो a3 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाय a। सो देखिए ये मेरे पास यही चीज गिवन है, ठीक है, तो आप इसी तरीके से जो वैल्यूज हैं बच्चे वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। सो देखिए ये मेरे पास बन गया क्यूबिक इक्वेशन के लिए स्पेशल नोट
कि अगर आपको रिलेशनशिप निकालना हो इन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक के केस में तो वो ये है, क्यूबिक के केस में मेरे पास ये है, तो आप इसका यूज करके वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया हो कि ये रिलेशनशिप जो है वो मैंने किस तरीके से आपको बताया है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है 1 अल्फा जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बहुत आसान सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स जो है, ठीक है, जिन्हें मैं क्या बोल सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए, जिसे मैं माइनस ऑफ करके लिख देती हूँ, जिसे मैं माइनस ऑफ A1 बाई A0 भी बोल सकती हूँ, जैसे मैंने पीछे आपको डिराइव करके बताया है। सो ये मेरे पास क्या होगा, अल्फा की जगह पे 1 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस A1। सो ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A1 की वैल्यू देखिए क्या है, -6 है, A0 की वैल्यू 1 है, ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है। सो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। सो 2 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 6, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सो दिस इज नथिंग बट माई आंसर। सो देखिए, विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप इन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स आप इस तरीके से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया हो कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है विच इज ऑल रिलेटेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वो क्या क्या है, जिनके बेसिस पर आगे जो फर्दर कॉन्सेप्ट है हम वो करेंगे। सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, और फर्दर इंपॉर्टेंट जो आपके पास रिलेशनशिप था रूट्स का और कोफिशिएंट्स का, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करने हैं। एंड यस, अगर कोई भी डाउट आएगा तो अनफोल्डियो की वेबसाइट पे जाके आस्क योर डाउट सेक्शन पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।